करते बातों बातों में विषय भूत प्रेत पर चला गया। मैंने हेलो दोस्तों, आपका हमारे स्टोरी वाइज में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ दिवाली के दिन एक छोटे से गांव में घटी एक डरावनी कहानी जिसका नाम बेल गांव है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। तो हम आपका ज़्यादा समय न लेते हुए सुनते हैं यह बेल गाँव की डरावनी कहानी। मेरा नाम नीरज है और मैं बेलगांव का रहने वाला हूँ। अभी कुछ दिन पहले दिवाली की सफाई करते वक्त मुझे अपने कमरे में एक लिफाफा मिला था। एक बहुत पुराना रंग उतरा हुआ लिफाफा जिसमें एक पीपल का पत्ता था। कहने को वो पीपल का पत्ता था, पर अब उसकी बस जाली बची थी। उस पत्ते को देख मेरा मन उससे जुड़ी पुरानी यादों की ओर दौड़ता चला गया। इस पीपल के पत्ते के साथ कुछ मेरी बेहद पुरानी और डरावनी यादें जुड़ी हुई है जो मैं आज आपको सुनाना चाहता हूँ। करीबन 18 या 19 साल पहले की बात है। एक दिन सुबह मैं, मेरे पिताजी और दादाजी हम तीनों एक साथ बैठे हुए थे। हम तीनों भी अपना अपना सामान पैक कर रहे थे। तीनों भी छुट्टियों के लिए अपने गांव जाने के लिए तैयार थे। मेरी माँ एक हफ्ते पहले ही गांव चली गई थी। उस दिन पिताजी सुबह किसी काम से बाहर जाने वाले थे और फिर काम खत्म कर घर वापस आते ही हम तीनों भी उसी शाम गांव के लिए रवाना होने वाले थे। सामान पैक करते करते बातों बातों में विषय भूत प्रेत पर चला गया। मैंने दादाजी से पूछा, दादाजी क्या सच में भूत प्रेत होते हैं? मेरे उस अजीब से सवाल को सुनकर पिताजी ने मुझे चुप रहने का इशारा किया। दादाजी ने हल्का सा मुस्कुराते हुए मेरे सवाल का जवाब दिया, ऐसी चीजों का होना न होना सिर्फ बताने से साबित नहीं होता, ये अनुभव की बात है। पर अभी ये सब जानने समझने के लिए तुम बहुत छोटे हो। उनकी बात सही थी। तब मैं बहुत छोटा था, शायद 9 या 10 साल का। इन भूत प्रेत आत्माओं की बातों को समझने की मेरी उम्र नहीं थी और इनके नाम से डर भी लगता था। पर इतना जरूर पता था कि जिसे हम भूत प्रेत कहते हैं वो कुछ बुरा होता है और जिन्हें हम भगवान ईश्वर के नाम से जानते हैं वो हमारी रक्षा करते हैं। एक बार मैंने दादाजी को पिताजी से कहते हुए सुना था कि मृत आत्माएं किसी माध्यम से हमारी दुनिया से संपर्क करने की कोशिश करती है। पर तब पिताजी ने उन्हें गुस्से में पलटकर जवाब दिया था कि जो आंखों को दिखाई दे उसी पर विश्वास करना चाहिए, बाकी सब कुछ आप जैसे लोगों का फैलाया हुआ भ्रम है। सच कहूं तो उस वक्त मैं ये बिल्कुल भी नहीं जानता था कि दादाजी क्या काम करते हैं। मैंने बस पिताजी को कई बार ये कहते सुना था कि दादाजी के काम की वजह से उनके परिवार की मौत हुई थी, लेकिन मेरे सामने वो कभी उस विषय पर बात नहीं करते थे और शायद इसीलिए पिताजी उनकी हर बात पर गुस्सा हो जाते थे। दादाजी को रोजाना कई खत आते थे। कुछ खत पढ़ते हुए उनके चेहरे का अचानक से रंग बदल जाता था। वो अचानक अजीब सा व्यवहार करने लगते थे। पिताजी को यह सब उनका बस एक ढोंग लगता था। लेकिन कभी कभी ऐसे खतों को पढ़ने के बाद दादाजी अपना झोला उठाकर घर से बाहर चले जाते थे। पिताजी ने कभी उनसे यह सवाल नहीं किया था कि वो कहाँ जा रहे हैं या फिर कब वापस आएंगे। हमारी सारी तैयारियां होने के बाद दादाजी एक लकड़ी के बक्से को लेकर आंगन में चले गए। उनके सिवाय उस बक्से को छूने की किसी को इजाजत नहीं थी। वो उस बक्से के साथ हमेशा की तरह आग के पास जाकर अपनी आराम कुर्सी में बैठ गए। दादाजी उस बक्से से एक एक लिफाफे को उठाकर कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लेते और फिर उस लिफाफे को आग के हवाले कर देते। उसी बीच एक पत्ता उनके हाथ लगा। मैं थोड़ी दूर से उनकी इन हरकतों को देख रहा था। दादाजी ने उस पत्ते को फेंकने के लिए अपना हाथ आग की तरफ बढ़ाया और फिर अचानक से रुक गए। उन्होंने अपनी आंखें खोलकर एक नजर उस पत्ते को गौर से देखा। दोस्तों, कुछ सालों बाद मुझे दादाजी को आने वाले खतों के बारे में पता चला था। दादाजी को जो लोग खत भेजते थे उनमें लोगों के घर से जुड़ी समस्याएं लिखी होती थी। भूत प्रेत आत्माओं से बाधित लोग, जगह और चीजों के बारे में लिखा होता था। लोग चाहते थे कि दादाजी उनकी समस्याओं को हल करें, पर ज्यादातर लोगों की परेशानियां व्यक्तिगत होती थी। घरेलू झगड़े या उनके व्यक्तिगत मामले होते थे
ऐसे मामलों में वो उन खतों को बिना पढ़े ही उस आग के हवाले कर देते थे। दादाजी सिर्फ खतों को छूकर ही महसूस कर पाते थे कि उनमें क्या होगा। मैं दूर से ही उस पत्ते को देख रहा था। दादाजी ने उस पत्ते को उलट पलट कर देखा। वो बस एक पत्ता था, पीपल के पेड़ का पत्ता, हरा पीला पड़ा हुआ। दादाजी ने उस पत्ते को हाथ में लिया और अपनी आंखें बंद कर कुछ महसूस किया। उस वक्त मैंने उनके चेहरे को गौर से देखा था। उनके चेहरे का रंग बदल रहा था। पल पल में उनका चेहरा अजीब आकार ले रहा था। कभी क्रोध, कभी हंसी, तो कभी एकदम से शांत भाव नजर आ रहा था। फिर दादाजी ने फट से अपनी आंखें खोल दी। मैं उस वक्त ठीक उनके सामने खड़ा था। उनकी आंखों को देख मैं घबरा कर पीछे हट गया। उनकी आंखें एकदम सफेद थी। आंखें नॉर्मल होते ही मुझे देख वो हल्का सा मुस्कुराए। उन्होंने मुझे अपने पास आने का इशारा किया। मैं घबराते हुए दादाजी के पास चला गया और उनसे पूछा, ये आपने कैसे किया? उन्होंने सवालिया चेहरे से उल्टा मुझसे सवाल किया। क्या? मैंने अपनी आंखों की पुतलियों को ऊपर चढ़ाने की कोशिश कर कहा, यही आंखें सफेद करना। उन्होंने मुझे अपनी गोद में बिठाया और अपना ठंडा हाथ मेरे सर से फेराते हुए सिर्फ हल्का सा मुस्कुराए। मेरे पिताजी वहीं पर थे। वो भी ये सब कुछ देख रहे थे। उन्होंने गुस्से में ही कहा, इसी कारण तो भोले भाले लोग इनके जाल में फंस जाते हैं। ये अच्छी तरह से जानते हैं कि लोगों को अजीबोगरीब करतब दिखाकर कैसे उल्लू बनाते हैं। दादाजी ने पिताजी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। असल में दादाजी पिताजी की किसी बात का बुरा नहीं मानते थे, कभी भी उन्हें भला बुरा नहीं कहते थे। वो उनके दुख और दर्द को समझते थे। वैसे भी दादाजी बहुत शांत स्वभाव के थे। दादाजी ने पीपल के पत्ते को अपनी जेब में रखते हुए कहा, मुझे निकलना होगा। तुम दोनों शाम होने पर गांव के लिए निकलो। मैं 1-2 दिन में तुम्हारे पीछे पीछे गांव पहुंचता हूं। दादाजी जब भी ऐसे घर से गायब होते, वापस आने पर वो बहुत ज्यादा थके हुए होते थे। आने के बाद वो सबसे पहले आंगन में नहाते थे और फिर घर के अंदर कदम रखते थे। दादाजी आराम कुर्सी से उठकर अपने कमरे में चले गए और अपना एक झोला लेकर वो बाहर निकल आए। दादाजी चुपचाप गेट से बाहर चले गए। पिताजी ने हमेशा की तरह उन्हें कोई सवाल नहीं किया। तो मैंने पिताजी से पूछा, आपने उन्हें रोका क्यों नहीं? हम एक साथ गांव जाने वाले थे ना? पिताजी ने मेरी बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझा। उन्होंने मुझसे बस इतना कहा, तुम अपनी तैयारी कर लेना। मैं एक छोटा सा काम खत्म कर शाम तक वापस आ जाऊंगा और फिर हम गांव के लिए निकलेंगे। कुछ देर बाद पिताजी भी गाड़ी लेकर अपने ऑफिस चले गए। मैं अकेला ही घर पर टीवी देख रहा था। आखिरकार मैं भी बोर होकर अपने कमरे में सोने चला गया। कुछ देर बाद मुझे पता नहीं क्या हो गया, मेरा पूरा शरीर थरथर कांपने लगा था। मैंने आंखें खोलकर देखा तो मेरे आसपास सब तरफ घना अंधेरा था। उस घने अंधेरे में पीछे से कल-कल बहते पानी की आवाज मुझे साफ साफ सुनाई दे रही थी। पीछे शायद नहर बह रही थी। मेरे ठीक सामने एक मकान था जहां पर कई सारे दिए जल रहे थे, बिल्कुल वैसे जैसे दिवाली के वक्त जलाए जाते हैं। हर जगह पर घर के हर एक कोने में दिए जला कर रखे थे। मैं शांत खड़ा होकर किसी आहट को सुनने की कोशिश कर रहा था। मैंने देखा कि सामने के घर का दरवाजा एकदम से खुल गया और मेरी ही उम्र का एक लड़का दौड़ता हुआ घर के आंगन में आ गया। वो वहां आकर दिवाली के पटाखे फोड़ रहा था। उसके ठीक पीछे चौखट के पास कोई आदमी खड़ा था। मुझे उनके चेहरे तो ठीक ठीक दिखाई नहीं दिए, बस एक खिलता हुआ आकार नजर आ रहा था। वो आदमी शायद उस लड़के का ध्यान रख रहा था। उसी वक्त पीछे से एक औरत दरवाजे के पास आकर खड़ी हो गई और उसने उस लड़के को डांटते हुए घर के अंदर आने को कहा। उस औरत के हाथ में एक नन्हा बच्चा भी था जिसे वो हाथों से झुला रही थी। सब खुश लग रहे थे। वो सब देख मैंने सोचा कि देखो तो सही ये लोग कौन हैं, और मैं आगे जाने लगा। मैं बस 1-2 कदम आगे बढ़ा कि तभी मेरा ध्यान पास की एक खिड़की की ओर गया। खिड़की में कोई दूसरी औरत खड़ी थी।
वो औरत खिड़की के सलाखों में अपने चेहरे को दबाकर अजीब तरह से बाहर खेल रहे उस बच्चे को देख रही थी। 2-3 बार पुकारने के बाद लड़के की माँ उस नन्हे बच्चे को लेकर घर के अंदर चली गई। पर उस नन्हे बच्चे को और उस लड़के को देख खिड़की में खड़ी औरत के चेहरे पर एक अजीब सी रहस्यमयी हंसी छाने लगी थी। मैं बाकी किसी को भी ठीक से नहीं देख पा रहा था, पर खिड़की में खड़ी औरत का चेहरा मुझे एकदम साफ दिखाई देने लगा। वो अपनी गर्दन को टेढ़ा कर अपने सर को सलाखों से बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी। उसने अपना एक हाथ उन सलाखों से बाहर निकाला। उसके हाथ में एक चमचमाता खंजर था। अचानक से उसकी आंखों की पुतलियां ऊपर चढ़ते हुए सफेद हो गई, ठीक वैसी जैसे मैंने दादाजी की आंखों को देखा था। मैं समझ गया कि कुछ तो बहुत बुरा होने वाला है। मैं तेजी से आगे बढ़ा कि तभी एक पल में सारा माहौल बदल गया। उन पटाखों की आवाज के बीच एक तेज चीख उस माहौल में गूंज उठी। उस चीख को सुनकर दरवाजे में खड़ा आदमी और बाहर का वो लड़का दौड़कर घर के अंदर चला गया। एक पल में सब कुछ शांत हो गया। वो सब देख मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मेरी सांसें तेज चलने लगी। पता नहीं कि वहां क्या हो रहा था या फिर क्या होने वाला था। मैं उन दियों की रोशनी में घर की तरफ चल पड़ा। दरवाजे के पास जाकर मैंने अंदर की आवाजों को सुनने की कोशिश की। वहां सब कुछ एकदम शांत और ठंडा था। कहीं पर भी कोई आवाज नहीं थी। दरवाजा खुला ही था तो मैंने धीरे से अपना एक कदम घर के अंदर रखा। मेरा दिल अब भी जोर जोर से धड़क रहा था। नसों में खून दुगनी तेजी से दौड़ने लगा था। मैंने बाईं तरफ देखा तो वहां एक आदमी की लाश खून में सनी हुई पड़ी थी। वो देख मेरे रोंगटे खड़े हो गए, हाथ पांव थरथराने लगे। मैंने झट से अपनी आंखें बंद की। मैं आगे जाना नहीं चाहता था, पर तभी मुझे एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। मुझे याद आया कि मैंने औरत के हाथ में एक नन्हे बच्चे को देखा था। बच्चे की रोने की आवाज ने मुझे रोक लिया। मैं उस आदमी की लाश को लांघकर उसे बिना देखे आगे चला गया। वहां अंदर 3 कमरे थे। मैं उस पहले कमरे के पास जाकर खड़ा हो गया। मेरे पास जाते ही कमरे का दरवाजा अपने आप धड़ाम से खुल गया। मेरे ठीक सामने फर्श पर एक औरत की लाश पड़ी थी। शायद ये वही औरत थी जिसने उस बच्चे को अपनी गोद में पकड़ रखा था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी खुली थी। चेहरे पर गले पर घाव के निशान थे और उस घाव से खून रिस रहा था। मैं अपना मुंह मोड़कर दूसरे कमरे की ओर बढ़ा। वहां का भी दरवाजा अपने आप खुल गया। वहां भी उस लड़के की लाश पड़ी हुई थी। वो देख मैं आगे चला गया। अब मैं तीसरे कमरे के सामने खड़ा था। मैं सोच रहा था कि यहां कौन हो सकता है। जहां तक मैंने देखा था घर में 2 औरतें, 1 आदमी और 2 बच्चे थे। पर मैंने जिस औरत को खिड़की में खड़ा देखा था वो अब तक मुझे कहीं पर भी नजर नहीं आई थी। रोने की आवाज अब भी आ रही थी, लेकिन इस बार कमरे का दरवाजा अपने आप नहीं खुला। मैंने दरवाजे के नीचे से आती रोशनी को देख वहां की दरार से अंदर झांक कर देखा। अंदर कमरे के बीचों बीच एक दिया जल रहा था और उसी के आगे एक कोने में कोई बैठा हुआ था। वो कौन था वो ठीक से नजर नहीं आ रहा था, पर उसी की गोद में वो नन्हा बच्चा लेटा रो रहा था। मैंने फिर दरवाजे को जोर से धक्का दिया, लेकिन दरवाजा खुलते ही अंदर का दिया बुझ गया। मैं आहिस्ता से कमरे के अंदर चला गया। मैंने एक नजर कमरे में यहां वहां देखा। मैं संभल कर आहिस्ता कदमों के साथ बिना आवाज किए उस औरत की तरफ जाने लगा। वो औरत उस बच्ची को गोद में लिए अपनी गर्दन झुकाए गुरगुराहट भरी आवाज निकाल रही थी। अब मैं उससे बस कुछ कदम दूर था। जैसे ही मैंने उस बच्चे को उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, उस औरत ने झटके से अपना सर उठाया। उसका चेहरा देख मेरे शरीर में एक सनसनी सी दौड़ गई। वो वही औरत थी जिसे मैंने खिड़की में देखा था। वो झल्लाकर मुझ पर झपट पड़ी। उसने अपने एक हाथ में उस नन्हे बच्चे को पकड़ रखा था तो दूसरे हाथ से वो मेरा गला दबा रही थी। उस वक्त वो अजीब सी आवाज करते हुए बड़ी बड़ी आंखों से मुझे घूर रही थी। मैं तड़प रहा था
झटपटा रहा था। उसी वक्त एक तेज रोशनी कमरे के अंदर आई और उसने मुझे पकड़कर खींचते हुए दूर कर दिया। वो रोशनी इतनी तेज थी कि मैं देख नहीं पाया कि वो कौन है। वो दरवाजा फिर से बंद हो गया। उसी के साथ मैं अपने बिस्तर से नीचे गिर पड़ा। मेरा शरीर थर-थर कांप रहा था। मैं पूरा पसीने से भीग चुका था। सांसें तेज चल रही थी। उस वक्त मैं पिताजी की गोद में था और वो मुझे जगा रहे थे। क्या हुआ नीरज, इतना काम क्यों रहे हो? कोई बुरा सपना देख लिया क्या? मैं डरा सहमा सा बस उनके चेहरे की ओर देखकर थर-थर कांप रहा था। मैंने अपने सर को हिलाते हुए उन्हें हाँ में जवाब दिया। उन्होंने मुझे पानी पिलाया और फिर थपथपाते हुए शांत किया। इसीलिए मैं तुम्हें दादाजी से दूर रखता हूं। ये सब उन्हीं का असर है। आने दो उन्हें। इस बार मैं उन्हें आखिरी वार्निंग दूंगा। मैंने सपने में क्या देखा था वो मैंने पिताजी को नहीं बताया। मैं शांत होकर बाहर के कमरे में जाकर बैठ गया। डर के मारे मेरे हाथ पैर तब भी कांप रहे थे। मुझे डरा हुआ देख पिताजी मेरे पास आकर बैठ गए और फिर उन्होंने शांति से कहा, अच्छा ठीक है, चलो तुम अपना हाथ मुंह धो लो और तैयार हो जाओ, कुछ देर में हमें निकलना है। उनकी वो बात सुनकर मैं कुछ ही देर में तैयार हो गया। फिर कुछ 15-20 मिनट में पिताजी और मैं हम घर से निकल पड़े। जब हम दोनों घर से निकले तब शाम के 5 बज रहे थे। उसके कुछ 2 घंटे बाद गाड़ी शहर से बाहर निकल गई। दादाजी साथ नहीं थे तो मुझे सब कुछ खाली खाली सा लग रहा था। वो हमेशा मुझे हिसाब नीति की कहानियां सुनाते थे। मैंने थोड़ा घबराते हुए पिताजी से पूछा, पिताजी, दादाजी वापस कब आएंगे? पिताजी ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो बस गाड़ी चलाते रहे। शायद वो मेरी बात का जवाब देना नहीं चाहते थे। पिताजी कभी दादाजी से उनके घर से जाने या आने के बारे में सवाल नहीं करते थे। दादाजी कभी कभी अपनी काम की वजह से हफ्ते हफ्ते तक घर से बाहर रहते थे। ऐसे दिनों में पिताजी के चेहरे पर चिंता दिखाई जरूर देती थी, पर वो कभी भी अपनी मन की बात को जाहिर नहीं करते। ये सब सोचते सोचते गाड़ी में बैठे बैठे कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। गाड़ी की घरघराहट भरी आवाज से मेरी नींद खुल गई। पिताजी गाड़ी को चाबी देकर गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे थे। मैं समझ गया कि गाड़ी में कोई खराबी आ गई है। पिताजी ने एक नज़र मेरी ओर देखा और फिर से गाड़ी स्टार्ट करने लगे। कई बार प्रयास करने के बाद भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। पिताजी ने स्टोरेज कंपार्टमेंट से टॉर्च निकाली और मुझे सहलाते हुए कहा, तुम यहीं रुको, मैं देख आता हूं कि गाड़ी में क्या खराबी है। मैं चुपचाप गाड़ी के अंदर बैठा रहा। बाहर अंधेरा बहुत ज्यादा था। आसपास भी सब कुछ शांत था। पता नहीं हम किस रास्ते पर थे। पिताजी टॉर्च लेकर गाड़ी से उतर गए। कुछ देर यहाँ वहाँ चेक कर वो फिर से गाड़ी के अंदर आ गए। उन्होंने अपने दोनों हाथ झटके और मैं उनसे सवाल करता उससे पहले ही उन्होंने मुझे जवाब दे दिया। पता नहीं गाड़ी को क्या हो गया है। इसे भी यही सुनसान रास्ते पर बंद पड़ना था। आसपास कोई दुकान भी नहीं है। मैंने बाहर के अंधेरे में अपनी नज़र घुमाते हुए सवाल किया, हम कहाँ हैं पिताजी? पिताजी ने गुस्से में अपना सर हिलाते हुए कहा, पता नहीं बेटा, पीछे बीच रास्ते में मरम्मत का काम चल रहा था, इसलिए मैंने गाड़ी साइड के रास्ते से निकाली, पर शायद हम मेन रास्ते से भटक गए हैं। कुछ देर सोचने के बाद मैंने पिताजी से कहा, क्यों ना हम चलकर पीछे चले जाएं, शायद वहां कोई मदद मिल जाए। पिताजी भी कुछ देर शांत बैठे रहे और कुछ सोचकर उन्होंने गाड़ी को लॉक किया और मुझसे कहा, अच्छा चलो चलकर देखते हैं, वैसे भी यहाँ बैठने से कुछ नहीं मिलेगा। हम वहां के कच्चे रास्ते से पीछे चले जा रहे थे। आसपास की घनी झाड़ियों की वजह से वहां बहुत घना अंधेरा था। तो मैंने यहाँ वहां देखते हुए पिताजी से कहा, पिताजी ये तो किसी जंगल का रास्ता लगता है। मेरी बात सुनकर पिताजी भी कुछ पल के लिए अपनी जगह पर रुक गए। उन्होंने टॉर्च की रोशनी में आसपास की जगह को टटोला और फिर एक दूसरे रास्ते पर मुड़ गए। मैं भी उनके साथ साथ चलने लगा। वहां का माहौल बहुत डरावना था। आसपास झिंगोरे की आवाज बढ़ती जा रही थी। काफी देर चलने के बाद पिताजी और मैं हम दोनों एक नहर के पास पहुंचे।
नहर पर एक छोटा सा पुल बना हुआ था। हम दोनों भी उस पुल को पार कर दूसरी तरफ जाने लगे। दूसरी तरफ अंधेरे में हमें दूर कुछ एक मकान सा दिखाई दे रहा था। पिताजी ने उस तरफ गौर से देखते हुए कहा, लगता है वहां कोई मकान है। मकान है तो कोई ना कोई जरूर रहता होगा। थोड़ा आगे जाने के बाद पिताजी अचानक से एक जगह पर रुक गए। उन्होंने टॉर्च की रोशनी में अपने आसपास की जगह को देखते हुए कहा, यह जगह कुछ जानी पहचानी लगती है। हम जब उस पुल को पार कर रहे थे तब वहां मकान के पास हमें एक बड़ा सा पीपल का पेड़ दिखाई दे रहा था। वो पेड़ बहुत बड़ा था। हमारे आसपास ठंडी हवाएं चल रही थी। सब कुछ सन्नाटे में डूबा हुआ था। बस पानी के बहने की आवाज और पत्तों की सरसराहट की आवाज आ रही थी। तभी अचानक पिताजी अपने हाथ को पकड़कर नीचे बैठ गए। वो दर्द के मारे कराह रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने अपने हाथ को रगड़ते हुए कहा, कुछ नहीं, किसी कीड़े ने काट लिया शायद। वो जब ये बात बता रहे थे तब मेरा ध्यान सामने चला गया। पुल के दूसरे छोर पर कोई खड़ा था, एकदम सीधा। मैंने पिताजी के हाथ को कसकर पकड़ लिया और उन्हें सामने देखने का इशारा किया। पिताजी ने टॉर्च उस तरफ घुमाई। वहां कोई औरत खड़ी थी, लेकिन उसकी पीठ हमारी तरफ थी, इसीलिए हम उसे देख नहीं पाए कि वो कौन है। पिताजी ने उसे आवाज दी, कौन है, कौन है? पर वो औरत अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिली। नहीं उसने आवाज को सुनकर मुड़कर हमारी तरफ देखा। वो औरत अपनी गर्दन झुकाए एकदम शांत खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, बदन पर सफेद कपड़े थे। पिताजी उठ खड़े हो गए। हम जैसे ही उसकी और कुछ कदम आगे बढ़े, वो औरत भी सरकती हुई कुछ कदम आगे चली गई। उस वक्त मुझे महसूस हुआ कि वो किसी मुर्दे जैसी बेजान सी है। पिताजी ने फिर से रुककर उसे आवाज दी, कौन हो तुम? आवाज देकर हम फिर से 2-3 कदम आगे बढ़े। हमारे आगे बढ़ते ही वो औरत भी आगे चली गई। ऐसा 3-4 बार हुआ। जब भी हम आगे जाते वो औरत भी आगे सरक जाती थी। पिताजी को अब गुस्सा आ गया। उन्होंने अपने आप से ही कहा, यह मजाक का वक्त नहीं है। हैरानी की बात यह थी कि उस औरत का ध्यान हमारी तरफ नहीं था, पर फिर भी हमारे आगे जाते ही वो आगे सरक जाती थी। पिताजी को उसकी इस हरकत पर बहुत गुस्सा आ गया। वो गुस्से में मुझे खींचते हुए उस औरत के पीछे दौड़ने लगे। वो औरत भी हंसते हुए आगे दौड़ती चली गई और दौड़ते दौड़ते वो एक पीपल के पेड़ के पीछे छिप गई। पिताजी को लगा कि आगे जाने में शायद खतरा हो सकता है, इसलिए वो कुछ देर बस रुके रहे। कुछ देर तक शांत खड़े रहने के बाद भी वहां कोई हलचल नहीं हुई। फिर वो धीरे से मुझे अपने साथ लेकर उस पेड़ के पास चले गए। आगे जाकर देखा तो वहां कोई औरत नहीं थी। औरत ही क्या, वहां तो कोई भी नहीं था। पिताजी ने टॉर्च की रोशनी में पेड़ के इर्द गिर्द सब जगह देख लिया, पर वहां कुछ भी नजर नहीं आया। पता नहीं वो औरत अचानक कहां गायब हो गई थी। वो पेड़ उसे निगल गया था या फिर वो हवा में घुल गई थी। हम पीछे मुड़े तो देखा कि पीछे घर के पास कई सारे दीप जल रहे थे। वहां का वो घर दिए की रोशनी से झगमगा रहा था। पिताजी और मैं वो देख हैरान थे। पिताजी ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, कोई हमारे साथ मजाक तो नहीं कर रहा? पिताजी मेरा हाथ पकड़कर उस घर की तरफ जाने लगे। वहां एक अजीब सी शांति थी। कोई हलचल नहीं, कोई आवाज नहीं थी। थोड़ा आगे जाने पर पिताजी और मैं हम उस घर के ठीक सामने खड़े थे। हमारे पीछे से बहते पानी की आवाज मुझे साफ साफ सुनाई पड़ रही थी। पिताजी एकटक सामने उस मकान को देख रहे थे और देखते ही देखते वो मुसमुसाकर रोने लगे। वो रोते रोते वहीं जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए। मैं समझा नहीं कि वो क्यों ऐसा बर्ताव कर रहे थे। मैं उनको पूछ रहा था, क्या हुआ पापा, आप रो क्यों रहे हो? पर वो तो बस रोए जा रहे थे। उसी वक्त हमें कहीं से भागने की कदमों की आवाज सुनाई पड़ी। घर का दरवाजा एकदम से खुल गया।
वो देख पिताजी एकदम शांत हो गए। घर के अंदर से एक लड़का बाहर आ गया और बाहर आकर आंगन में पटाखे जलाने लगा। वो लगभग मेरी ही उम्र का था। उस लड़के के पीछे एक आदमी दरवाजे में आकर खड़ा हो गया। उन्हें देख पिताजी के मुंह से दबी हुई आवाज में एक पुकार निकली, भैया। मैं बस हैरान होकर वो सब देख रहा था और समझने की कोशिश कर रहा था कि असल में वहां क्या हो रहा है, क्योंकि दोपहर सपने में मैंने जो देखा था ये सब कुछ बिल्कुल वही था। लेकिन उस सपने में मेरे साथ मेरे पिताजी नहीं थे। आंगन में लड़का पटाखे जला रहा था कि तभी एक औरत हाथों में एक नन्हे बच्चे को पकड़े हुए चौखट में आकर खड़ी हो गई। उसने उस लड़के को और उस आदमी को जल्दी से घर के अंदर आने को कहा। उसी पल मेरा ध्यान एक कमरे की खिड़की की ओर चला गया, जहां दूसरी कोई औरत खिड़की के पास खड़ी थी। वो औरत उन बच्चों को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घूर रही थी। उसका चेहरा बहुत भयानक था। बच्चों को घूरते हुए उसने अपना एक हाथ खिड़की से बाहर निकाला। उसके हाथ में एक बड़ा खंजर था। मैंने पिताजी के कंधे को हिलाते हुए उन्हें खिड़की की तरफ देखने का इशारा किया। पिताजी, वो वहां। मैंने सपने में ये देख रखा था, तो मैं जानता था कि वो खिड़की में खड़ी औरत इन सब लोगों के साथ कुछ तो बुरा करने वाली है। पिताजी उस औरत को देख चौंक गए। उसे देख उनके मुंह से अपने आप निकल गया, दीदी। अगले ही पल वो औरत अजीब तरह से मुस्कुराते हुए घर में अंदर की तरफ कहीं चली गई। आगे हम कुछ समझ पाते उससे पहले एक जोर की चीख उन पटाखों के आवाज के साथ गूंज उठी। चीख को सुनकर वो लड़का और उसके साथ खड़ा आदमी दौड़कर घर के अंदर चले गए। यहाँ पिताजी जोर जोर से उस आदमी को भैया भैया कहकर पुकार रहे थे। दरवाजा बंद होते ही पिताजी दरवाजे की ओर दौड़ पड़े। उनका वो रूप देखकर मैं डरकर वही तुलसी वृंदावन के पीछे छुप गया। उस चीख के कुछ ही देर बाद एक और चीख गूंज उठी। पिताजी घर के अंदर चले गए। फिर कुछ देर तक सब कुछ एकदम शांत रहा। मैं डरा सहमा आगे इंतजार कर रहा था कि पिताजी बाहर आ जाएंगे, पर काफी देर होने के बाद भी वो बाहर नहीं आए। वहां के शांत वातावरण में फिर मुझे हल्के हल्के एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। वो शायद उसी नन्हे बच्चे की आवाज थी। उसे सुन मुझसे रहा नहीं गया और मैं खिंचा खिंचा सा घर की तरफ जाने लगा। घर का दरवाजा पहले से ही खुला था। मैंने सपने में दरवाजे के पास एक लाश देखी थी, तो मेरी नजर अपने आप बाईं तरफ चली गई। वहां सच में एक आदमी की लाश पड़ी हुई थी। मैंने झट से वहां से अपनी नजर हटा ली और उस लाश को लांघ कर आगे चला गया। सब कुछ ठीक वैसा हो रहा था जैसा मैंने सपने में देखा था। मेरे सामने 3 कमरे थे। उसमें से पहले कमरे के पास जाते ही कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। वहां उस नन्हे बच्चे की मां की लाश पड़ी हुई थी। फिर मैं दूसरे कमरे के पास गया। वहां कुछ भी नहीं था। मैं सोच में पड़ गया कि वहां तो मैंने उस लड़के की लाश को देखा था, पर अब वो कमरा खाली है। इस सब बीच पिताजी कहाँ चले गए थे पता नहीं। वो घर के अंदर तो आए थे, पर वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दिए। आखिरकार हिम्मत कर मैं तीसरे कमरे के पास चला गया। जैसे कि मैंने सपने में देखा था, उसी कमरे से मुझे बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। मैं जानता था कि वो दरवाजा अपने आप नहीं खुलेगा, इसलिए मैंने दरवाजे के नीचे से झांक कर अंदर देखा। अंदर देख मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं झटके से पीछे हट गया। कोई ठीक मेरी तरह अंदर से झांक कर मुझे देख रहा था। मैं अपने आप को संभाल पाता, वहां से उठकर भाग पाता, तभी वो दरवाजा अपने आप खुल गया। वो औरत बिल्कुल मेरे सामने खड़ी थी। वहीं एक अंधेरे कोने में एक आदमी पड़ा हुआ था। वो भी शायद पड़े पड़े रो रहा था, या शायद वो पिताजी थे। उस औरत ने मुझे खींचकर अंदर घसीटा। मेरे गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी, और निकलती भी तो मैं पुकारता किसे। हमारे बस में कुछ भी नहीं था। वहां कोने में पिताजी थर थर कांप रहे थे, लेकिन एक फर्क था, अब वहां कोई बच्चा नहीं था। वो बस एक रोने की आवाज थी। मैं झटपटा रहा था, मुझे छोड़ देने के लिए उसके सामने गिड़गिड़ा रहा था। मुझे दादाजी ने कभी बताया था कि चुड़ैल कैसी दिखती है।
ये औरत भी ठीक वैसी डरावनी थी। चेहरा सूखा, काला और भद्दा सा था, झुर्रियोंदार, बाल बिखरे थे, आंखों में पुतलियां गायब थी, हाथ के नाखून लंबे थे, होंठ, चेहरा सब कुछ सफेद पड़ चुका था। वो किसी बीमार इंसान की तरह लग रही थी। उस भयानक सी दिखने वाली औरत ने मुझे अपने गोद में ले लिया और फिर वो कुछ गुनगुनाने लगी। वो सुनने में बहुत डरावना लग रहा था। शायद वो गुर्रा रही थी। मैंने पिताजी की ओर अपना हाथ बढ़ाया, पर उनका हाथ अपनी जगह से हिला ही नहीं। वो बस थरथराता रहा। वो आगे ही नहीं बढ़ पा रहे थे। मैं भी उनकी हालत देख बस रोए जा रहा था। तभी उस चुड़ैल ने हंसते हुए अपने हाथ की उंगलियां मेरे मुंह के अंदर डाल दी। मैं किसी तरह उसके हाथ को झटक कर उठ खड़ा हो गया। वो औरत अजीब तरह से हंसते हुए मुझे खींच रही थी। मैंने भी पूरी ताकत से वहां की खिड़की की सलाखों को पकड़ रखा था। न जाने कैसे सामने देख मेरे मुंह से एक पुकार निकल गई, दादाजी। तो वो चुड़ैल और जोर जोर से हंसने लगी। मैंने खिड़की से बाहर देखा तो मुझे पानी से बाहर आती कोई रोशनी सी नजर आई, पर मैं उस रोशनी को ठीक से देख नहीं पाया। मुझे उस चुड़ैल ने अपने पास खींच लिया। उसने मुझे एक हाथ से दबोच लिया और फिर से अपने दूसरे हाथ की लंबी उंगलियां मेरे मुंह में डाल दी। शायद वो मेरे गले को अंदर से उखाड़ना चाहती थी। वो देख मेरे पिताजी पड़े पड़े झटपटाने लगे। उन्हें तड़पता देख चुड़ैल और भी हंसने लगी और उसने एक अजीब सी आवाज में कहा, पहले इसे खत्म करूंगी, फिर तुम्हें। मुझे बचाने के लिए वो अपना पूरा जोर लगा रहे थे। मेरी आवाज बंद हो गई थी। उसके खुरदुरे हाथ मैं अपने शरीर और गले में महसूस कर पा रहा था। दर्द की वजह से मेरी आंखें बंद होने लगी। मेरे शरीर की ताकत जैसे खत्म हो चुकी थी। उसी पल सामने का दरवाजा धड़ाम से खुल गया। चुड़ैल एकदम से शांत हो गई, पर दरवाजे में खड़े इंसान को देखकर फिर से वो जोर जोर से हंसने लगी। चुड़ैल ने बड़ी ही अजीब आवाज में कहा, चला जा यहां से, आज तू मुझे नहीं रोक पाएगा। उस रात ये दोनों बच गए थे, आज मैं इन्हें नहीं जाने दूंगी। जब वो आदमी थोड़ा अंदर आया तब दिए की रोशनी में मैंने उनका चेहरा देखा। वो मेरे दादाजी थे। धोती पहने हुए, पूरे शरीर पर सब तरफ भस्म लगा था, आंखें लाल लाल थी। उस चुड़ैल को देख दादाजी ने अपने दोनों हाथों की मुट्ठियां बंद कर ली और आंखें बंद कर वो कुछ मंत्र बड़बड़ाने लगे। दादाजी को देख हंसते हुए उस चुड़ैल ने पिताजी को भी घसीट लिया और उनके गले को दबाने लगी। कुछ देर ताकत को समेटने के बाद दादाजी आगे बढ़े और वो उस चुड़ैल के बालों को पकड़कर किसी गुड़िया की तरह घसीटते हुए कमरे से बाहर ले जाने लगे। दादाजी के छूते ही हमारे शरीर पर जो कुछ बुरी ताकत का प्रभाव था, जो कुछ असर था, वो अपने आप कम होता चला गया। पिताजी भी उठ खड़े हो गए और मुझे उठाकर घर के बाहर ले गए। दादाजी ने उस औरत को पकड़कर खींचते हुए पीपल के पेड़ के पास बांध दिया और वहीं पर वो एक हवन करने बैठ गए। उन्होंने वहां आग जलाई और तभी उस चुड़ैल ने अपना रूप बदल लिया। वो मेरे पिताजी को आवाज देने लगी, भैया, भैया मुझे बचा लो, पिताजी आज फिर से मुझे मार डालेंगे। देखो देखो, मैं तुम्हारी दीदी हूं ना। उसकी वो बात सुनकर पिताजी ने दादाजी को गुस्से में आवाज दी, आप फिर से वही गलती कर रहे हो। दादाजी ने अपने गुस्सेल भरी लाल लाल आंखों से पिताजी की ओर भस्म फेंकते हुए जवाब दिया, ये तुम्हारी दीदी नहीं है, ये एक प्रेत आत्मा है, एक चुड़ैल है। अगर मैंने इसे नष्ट नहीं किया तो ये फिर से मौका देखकर हमें खत्म करने आएगी। कुछ साल पहले तुम दोनों को बचाने के चक्कर में मैंने इसे छोड़ दिया था। आज मैं फिर से वही गलती नहीं करना चाहता। और शायद तुम जानते नहीं, पर तुम ही इस चुड़ैल को अपने घर ले आए थे। यह उसी का प्रभाव था कि तुम्हें वो तुम्हारी दीदी लगती है। असल में तुम्हारी कोई बहन थी ही नहीं। दादाजी की बात सुनकर पिताजी भी चुप हो गए, क्योंकि उन्होंने अभी कुछ देर पहले उस चुड़ैल का भयानक रूप देखा था।
वो प्रेतात्मा भी रहस्यमय तरीके से मुस्कुराने लगी। दादाजी ने गुस्से से उस चुड़ैल को देख आग में कुछ आहुतियां डाली। तभी अचानक से वहां ऐसा लगने लगा जैसे भूकंप आया हो। जमीन थरथराने लगी। उस माहौल में एक चीख गूंज उठी। उस चुड़ैल की ताकत उसी पीपल के पेड़ से थी। उसने घरघराती आवाज में कहा, रोक दो इसे, रोक, वरना अच्छा नहीं होगा, रोक इसे। पिताजी और मैं पहली बार दादाजी का वो भयानक रूप देख रहे थे। कुछ देर हवन करने के बाद उन्होंने हवन की आग से उस पीपल के पेड़ को जला दिया। कुछ ही पल में वो पेड़ भड़बड़ाकर जलने लगा। उसके बाद हमने बस कुछ चीखें सुनी जो धीरे धीरे शांत होती चली गई। दादाजी भी थककर नीचे बैठ गए, जैसे उन्होंने उस चुड़ैल को खत्म करने में अपनी पूरी ताकत लगा दी हो। कुछ देर बाद पिताजी ने उनको सहारा दिया। दादाजी खड़े हो गए और फिर मेरे हाथ को पकड़ते हुए वो मेरे चेहरे को और सर को सहलाते हुए मुस्कुराने लगे। वहां सब कुछ गायब हो चुका था। बस एक टूटा फूटा मकान था। आश्चर्य की बात यह थी कि वो पीपल का पेड़ भी बिल्कुल ठीक था, बिल्कुल पहले जैसा। दादाजी ने उस पीपल के पेड़ को प्रणाम किया और हम वहां से जाने लगे। काफी देर चलने के बाद हम गाड़ी तक आ पहुंचे। गाड़ी भी झट से चालू हो गई और फिर हम अपने गांव की तरफ निकल पड़े। इन सब घटनाओं को कई साल बीत गए और फिर कई सालों बाद मुझे उस घटना के पीछे की असल कहानी पता चली, जिसे सुनकर मैं खुद चौंक गया था। शायद आप भी उसे सुनकर हैरान हो जाएंगे। जिन्हें मैं इतने सालों से पिताजी कहकर पुकार रहा था, असल में वो मेरे चाचा जी थे, मेरे पिताजी के छोटे भाई। जो औरत गांव चली गई थी वो मेरी चाची थी। मैंने सपने में जिस लड़के को देखा था जो कि घर के बाहर पटाखे फोड़ रहा था, वो मेरे चाचा जी थे। घर की चौखट में वो जो आदमी खड़ा था वो मेरे पिताजी थे। उनके पीछे जो औरत थी वो मेरी माँ थी और उस औरत के हाथ में जो नन्हा बच्चा था वो मैं था। ये बात सच थी कि चाचा जी की वजह से एक चुड़ैल ने घर में प्रवेश किया था। उन्हें लगता था कि वो उनकी बहन है, जबकि घर में बाकी किसी को भी वो दिखाई नहीं देती थी। दादाजी इस बात को जानते थे और वो उस चुड़ैल को रोक पाते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो चुड़ैल कोई और नहीं बल्कि दादाजी ने जिन लोगों की प्रेतात्माओं से छुटकारा दिलाने में मदद की थी वो उन्हीं में से एक थी। वो अपना बदला लेने उनके घर आई थी। दादाजी जिस पीपल के पेड़ की पूजा करते थे, चुड़ैल ने भी उसी पेड़ को अपना घर बना लिया था। तब वो इस बात को नहीं जानते थे। आखिरकार उसी पेड़ के पत्ते ने दादाजी को वहां की हालत के बारे में जानकारी दी थी, उन्हें आगाह किया था। जिस घर में यह हादसा हुआ था वो दादाजी का पुराना घर था। घटना के बाद वो उस घर को छोड़कर चले गए थे। चाचा जी काफी दिनों तक सदमे में रहे। वो यही मानते थे कि दादाजी की वजह से परिवार के लोगों की मौत हुई थी। असल में हमें बचाने के लिए दादाजी को यह सब करना पड़ा था। घटना के वक्त चाचा जी अपने कमरे में बेहोश थे। उन्हें कुछ भी पता नहीं था कि वहां क्या हुआ था। पिताजी अक्सर दादाजी से कहते थे कि जो आंखों को दिखाई दे उसी पर विश्वास करना चाहिए, बाकी सब कुछ लोगों का फैलाया हुआ भ्रम होता है। लेकिन इस घटना को जानने के बाद एक बात उनके समझ में आ गई थी कि कभी कभी आंखों को जो कुछ दिखाई देता है वो भी भ्रम हो सकता है। तो दोस्तों, आपको ये बेलगांव की कहानी कैसी लगी? अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसी लगी। तो दोस्तों, हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।